नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। तो आप सभी का बायली क्लासेज में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th का फिजिक्स पूरा कंप्लीट करने वाले हैं वन शॉट में। इससे पहले आपका केमिस्ट्री और बायोलॉजी पूरा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है ना। और प्ले लिस्ट में मौजूद है, आप वहां जाके क्या कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। और ये आपका दृष्टि पब्लिकेशन का बुक है। इसमें क्लास 6 से 12 तक जितना भी क्वेश्चन है आपका सभी को ऑब्जेक्टिव फॉर्म में दिया गया है, संपूर्ण व्याख्या के साथ दिया गया है, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस प्रकार की बहुत सारा वीडियो आपको इस चैनल पर मिलता रहेगा, जीके जीएस से रिलेटेड, ठीक है ना। और इसके अलावा और भी आपका टॉपिक इस चैनल पर आपको मिलता रहेगा, ठीक है ना, जो कि सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए क्या है, आपका महत्वपूर्ण है, ठीक है। और जो ये आपका साइंस वाला सीरीज चल रहा है, आपका बीपीएससी टीआरई 4, बीपीएससी 71 या फिर जो भी आगामी परीक्षा आने वाला है, सारे के लिए आपका महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो पहला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपका, यदि प्रकाश के पथ पर अपारदर्शी अत्यंत छोटी वस्तु को रख दिया जाए तो प्रकाश सरल रेखा में चलने के बजाय इसके इसके किनारे पर मुड़ जाती है। सरल रेखा में चलने के बजाय इसके किनारे पर क्या करती है, मुड़ जाती है। प्रकाश के इस प्रभाव को क्या कहा जाता है, तो प्रकाश के इस प्रभाव को प्रकाश का विवर्तन कहा जाता है। प्रकाश के इस प्रभाव को क्या कहते हैं, प्रकाश का विवर्तन। प्रकाश के इस प्रभाव को क्या कहते हैं, प्रकाश का विवर्तन कहते हैं, ठीक है ना। इसका व्याख्या चलिए देख लेते हैं। यदि प्रकाश के पथ में यदि प्रकाश के पथ में रखी अपारदर्शी वस्तु अत्यंत छोटी हो तो प्रकाश सरल रेखा में चलने के बजाय इसके किनारे पर मुड़ने की प्रवृत्ति दर्शाता है। इस प्रभाव को प्रकाश का क्या कहते हैं, इस प्रभाव को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार प्रकाश की प्रकृति है। प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार प्रकाश की प्रकृति है कण के समान, तरंग के समान। न तो कण के समान और न ही आपका तरंग के समान, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा न तो कण के समान और न ही आपका तरंग के समान। प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार प्रकाश की जो प्रकृति ना तो कण के समान और ना ही आपका तरंग के समान होती है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। विवर्तन जैसी परिघटनाओं की व्याख्या करने के लिए प्रकाश को तरंग के रूप में माना जाता है। 20वीं सदी के प्रारंभ में यह स्पष्ट हो गया कि प्रकाश की द्रव्य है ना पदार्थ प्रकाश के द्रव्य के साथ अन्योन्य क्रिया के विवेचन में प्रकाश का तरंग सिद्धांत अपर्याप्त है तथा प्रकाश प्रायः कणों के प्रवाह की भांति व्यवहार करता है। प्रकाश की सही प्रकृति के बारे में यह उलझन कुछ वर्षों तक चलती रही, जब तक कि प्रकाश का आधुनिक क्वांटम सिद्धांत उभरकर सामने नहीं आया, जिसमें प्रकाश न तो तरंग माना गया और न ही आपका कण माना गया। इस नए सिद्धांत ने प्रकाश के कण संबंधी अणुओं का कण संबंधी गुणों तथा तरंग की प्रकृति के बीच सामंजस्य क्या किया, स्थापित किया, ठीक है। अगला क्वेश्चन पर चलिए बढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपका, लाइक सब्सक्राइब करते रहिए आप लोग। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण आपका परावर्तन कोण के बराबर होता है एवं आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण सभी एक ही तल में होते हैं। यह किसका नियम बताइए, यह किसका नियम है, प्रकाश के परावर्तन का नियम। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। प्रकाश का परावर्तन का नियम। प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण सभी एक ही तल में होते हैं। परावर्तन के ये नियम गोलीय पृष्ठों सहित सभी प्रकार के परावर्तक पृष्ठों के लिए आपका लागू होता है। 4 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, समतल दर्पण पर बनने वाला प्रतिबिंब की विशेषताओं के संदर्भ में नीचे दिए कथनों पर क्या करना है, आपको विचार करना है और कौन सा कथन आपका सही है, सही कथन को क्या करना है, चुनना है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव आभासी और सीधा होता है और लेटरल शिफ्ट होता है। 1 नंबर कथन तो क्या आपका सही है, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से छोटा होता है। ये कथन क्या है आपका गलत है, सिर्फ और सिर्फ आपका कथन एक क्या है आपका सही है।
पहला कथन सत्य है यह तथा दूसरा गलत है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव आभासी तथा सीधा होता है। प्रतिबिंब का साइज वस्तु के साइज के बराबर होता है। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर दर्पण के सामने वस्तु रखी होती है। 5 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, गोलीय दर्पण के संबंध में कौन सा कथन आपका असत्य है। गलत कथन को क्या करना है, चुनना है। किसी गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ गोले के अंदर की ओर वक्रित होता है, अवतल दर्पण कहलाता है ना। ये किधर क्या कहलाता है, ये अवतल दर्पण कहलाता है। ये बात आपका सही है, ये बात आपका सही है। जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित होता है वो उत्तल दर्पण कहलाता है। ये बात भी सही है। उत्तल दर्पण द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा बनता है, ये गलत है ना। उत्तल दर्पण द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा बनता है, ये गलत है। ऑप्शन सी गलत है, बाद बाकी सही है ऑप्शन, ठीक है ना। तीसरा कथन आपका असत्य है, उत्तल दर्पण द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा बनता है। उत्तल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है ना, उत्तल दर्पण द्वारा वस्तु का बना प्रतिबिंब आभासी और क्या होता है आपका, आभासी और सीधा होता है। 6 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ पर किया जाता है, बोलिए। तो टॉर्च में किया जाता है, ठीक है ना। वाहनों के अग्रदीपों हेडलाइट में किया जाता है। दंत विशेषज्ञ द्वारा दांतों का प्रतिबिंब देखने के लिए किया जाता है। सेविंग दर्पण में किया जाता है। तो आपका सभी कथन क्या है, सही है। सभी कथन सही। अवतल दर्पण का उपयोग सामान्यतः टॉर्च, सर्च लाइट तथा वाहनों के अग्रदीपों हेडलाइट में प्रकाश का शक्तिशाली समांतर किरण पुंज प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इन्हें प्रायः चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए सेविंग दर्पण के रूप में प्रयोग करते हैं। दंत विशेषज्ञ अवतल दर्पण का उपयोग मरीज के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है और भट्ठियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए बड़े अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अगला है 7 नंबर क्वेश्चन, किस छोटे दर्पण की सहायता से ऊंचे भवन या पेड़ की पूर्ण लंबाई की प्रतिबिंब देखा जा सकता है, बताइए कौन सा आंसर सही हो जाएगा। पहला है प्रतिबिंब देख पहला है अवतल दर्पण, दूसरा है उत्तल दर्पण, तीसरा है समतल दर्पण, उत्तल और समतल दर्पण, ठीक है ना। तो इसका आंसर बोलिए कौन सा सही हो जाएगा, आपका उत्तल दर्पण सही हो जाएगा, ठीक है ना। गाड़ियों के जो साइड मिरर में भी आपका उत्तल दर्पण लगा रहता है। छोटे उत्तल दर्पण में किसी ऊंचे भवन या पेड़ की पूर्ण लंबाई का प्रतिबिंब देख सकते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन पर आ जाए। निम्नलिखित में से कौन सा दर्पण वाहनों के पथ दृश्य है ना, विंग पथ दृश्य देखने के लिए वाहनों के पार्श्व साइड में लगा होता है। तो पीछे वाला चीज को देखने के लिए साइड में लगा रहता है। कौन सा दर्पण लगा रहता है, आपका उत्तल दर्पण लगा रहता है, साइड मिरर। उत्तल दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों के पथ से दृश्य देखने दर्पण के रूप में किया जाता है। ये दर्पण वाहन के पार्श्व और साइड में लगे होते हैं तथा इसमें ड्राइवर अपने पीछे के वाहनों को देख सकता है। क्योंकि इन दर्पणों की दृष्टि क्षेत्र अधिक होती है तथा प्रतिबिंब सदैव क्या बनता है, प्रतिबिंब सदैव सीधा बनता है। 9 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है आपको, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और कौन सा कथन आपका सही है, सही कथन को क्या करना है, आपको चुनना है, बताइए। प्रकाश के अपवर्तन प्रकाश का जो अपवर्तन होता है, प्रकाश के एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे में प्रवेश करने पर प्रकाश की चाल में परिवर्तन के कारण होता है। ये तो बात आपका क्या है, सही है। प्रकाश के अपवर्तन के कारण पानी से भरी हुई टंकी की तली ऊपर उठी हुई प्रतीत होती है। ये भी कथन आपका सही है, दोनों कथन सही है। उपयुक्त दोनों कथन सही है। प्रकाश का अपवर्तन प्रकाश के एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे में प्रवेश करने पर प्रकाश की चाल में परिवर्तन के कारण होता है। प्रकाश के अपवर्तन के कारण पानी से भरी टंकी की तली और टंकी की जो तली होती है ना,
तली ऊपर उठी हुई प्रतीत होती है। इसी प्रकार जब कोई मोटा कांच का स्लैब सिल्ली किसी मुद्रित सामग्री पर रखा जाता है तो कांच के स्लैब के ऊपर से देखने पर अक्षर उठे हुए क्या होता है आपका प्रतीत होता है। 10 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? तो निर्वात में प्रकाश की जो चाल होती है ना क्या होती है आपका सर्वाधिक होती है। प्रकाश की चाल निर्वात में आपका 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, जो कि प्रकाश की किसी भी माध्यम से हो सकने वाली अधिकतम क्या है आपका चाल है। लेंस के संदर्भ में दिए गए कथनों पर आपका विचार करना। लेंस के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार के दो पृष्ठों से घिरा कोई पारदर्शी माध्यम, दो पृष्ठों से घिरा कोई पारदर्शी माध्यम जिसके एक या दो पृष्ठ गोलीय होते हैं लेंस कहलाते हैं। एक या दो पृष्ठ क्या होते हैं आपका गोलीय होते हैं, क्या कहलाते हैं? लेंस कहलाता है। उत्तल लेंस और अवतल लेंस में दो उत्तल लेंस और अवतल लेंस में दो गोलीय पृष्ठ होते हैं। उत्तल लेंस और अवतल लेंस में क्या होता है? दो गोलीय पृष्ठ होता है। बताइए कौन सा आंसर सही है? दोनों कथन क्या है आपका सही है। लेंस के संबंध में उपयुक्त दोनों कथन आपका सत्य है। दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसके एक या दो पृष्ठ गोलीय होते हैं लेंस कहलाते हैं। लेंस का कम से कम एक एक पृष्ठ आपका गोलीय होता है। उत्तल लेंस और अवतल लेंस में दो गोलीय पृष्ठ होते हैं। ऐसे लेंस जिनमें बाहर की ओर उभरे हुए दो गोलीय पृष्ठ हो सकते हैं उन्हें द्वि उत्तल लेंस या उत्तल लेंस कहते हैं। ठीक है ना। उसके बाद यह किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा होता है उत्तल लेंस। इस प्रकार अंदर की ओर वक्रित दो गोलीय पृष्ठों से घिरे लेंस को अवतल लेंस कहते हैं। अवतल लेंस का जो बीच वाला जो भाग होता है ना अपेक्षाकृत किनारे पर मोटा होता है। बीच वाला भाग पतला होता है और किनारे वाला भाग अवतल लेंस में क्या होता है आपका मोटा होता है। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? किस दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूर पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा बनता है। किस दर्पण से बनेगा? तो आपका बोलिए, जल्दी से बोलिए कौन सा दर्पण होगा? तो ये आपका समतल भी हो जाएगा और उत्तल, समतल और उत्तल दोनों से आपका प्रतिबिंब उसी प्रकार से सीधा 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 प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है ना। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। समतल अथवा उत्तल दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा सीधा प्रतीत होता है, लेकिन समतल दर्पण की तुलना में उत्तल दर्पण अपने अपने पीछे की बहुत बहुत बड़े क्षेत्र को देखने में क्या होता है आपका समर्थ होता है। 13 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। लेंस की क्षमता मापी जाती है, डायोप्टर में मापी जाती है। लेंस की क्षमता किस में मापी जाती है? डायोप्टर में मापी जाती है। लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक डायोप्टर होता है, इसे डी अक्षर द्वारा सूचित किया जाता है। उत्तल लेंस की क्षमता आपका धनात्मक तथा अवतल लेंस की क्षमता आपका ऋणात्मक होती है। डायोप्टर उस लेंस की क्षमता है जिसकी फोकस दूरी क्या है आपका 1 मीटर है। किसी लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी का व्युत्क्रम होता है। किसी लेंस की जो क्षमता होता है ना उसकी फोकस दूरी का क्या होता है आपका व्युत्क्रम होता है ना। 11 नंबर चैप्टर पर आ जाइए। मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है ना। अब आप लोग लाइक एकदम सब्सक्राइब एकदम ध्यान से करते रहिए। ठीक है ना, नहीं करते हैं यही दिक्कत है। मानव नेत्र के किस भाग में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? मानव नेत्र के किस भाग में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो आपका रेटिना दृष्टि पटल पर बनता है। कहाँ पर बनता है? रेटिना पर बनता है। मानव नेत्र एक कैमरे के भांति व्यवहार करता है। किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख की रेटिना या दृष्टि पटल पर क्या करता है आपका बनता है। 2 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। मानव नेत्र के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर क्या करें? विचार करें। मानव नेत्र में प्रकाश कॉर्निया से होकर प्रवेश करती है। मानव नेत्र में जो प्रकाश होती है ना कॉर्निया से होकर क्या करती है? प्रवेश करती है। पुतली नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। ठीक है ना, ये बात भी सही है। जो पुतली होती है ना नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को क्या करती है? नियंत्रित करती है। मानव नेत्र में प्रकाश कॉर्निया से होकर क्या करती है? प्रवेश करती है। रेटिना पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा और वास्तविक बनता है क्योंकि आंख में आपका उत्तल लेंस होता है। ठीक है ना। तो आपका क्या हो जाएगा?
प्रतिबिंब उल्टा और क्या बनेगा आपका वास्तविक बनेगा। ठीक है ना। तो एक दो तीनों कथन क्या है आपका सही है, तीनों कथन आपका सही है। उपयुक्त सभी कथन सत्य है। प्रकाश मानव नेत्र में एक पतली झिल्ली से होकर प्रवेश करता है। इस झिल्ली को कॉर्निया या स्वच्छ मंडल कहते हैं। कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है जिसे परितारिका कहते हैं। परितारिका आइरिस एक गहरी पेशीय डायफ्राम होती है जो पुतली के साइज को नियंत्रित करती है। जो आइरिस होती है ना, एक गहरी पेशीय डायफ्राम होती है जो पुतली के साइज को नियंत्रित करती है। पुतली नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। रेटिना पर किसी वस्तु का उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। रेटिना पर किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है? रेटिना पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा तथा वास्तविक बनता है। रेटिना एक कोमल सूक्ष्म झिल्ली होती है जिसमें वृहद संख्या में प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं होती है। 3 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपका? कभी कभी अधिक अधिक आयु के किसी व्यक्ति के नेत्र में क्रिस्टलीय लेंस दूधिया तथा धुंधला हो जाता है जिसके कारण लेंस की नेत्र की दृष्टि में कमी या पूर्ण रूप से दृष्टि क्षय हो जाता है। यह व्यक्ति आपका पीड़ित है। किससे पीड़ित है? मोतियाबिंद से पीड़ित होगा। किससे पीड़ित होगा? वो मोतियाबिंद से आपका पीड़ित होगा। कभी कभी अधिक आयु के कुछ व्यक्तियों के नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस दूधिया तथा धुंधला हो जाता है। इस स्थिति को मोतियाबिंद कहते हैं। इसके कारण नेत्र की दृष्टि में कमी या पूर्ण रूप से दृष्टि क्षय हो जाता है। इसके कारण क्या होता है? इसके कारण नेत्र की दृष्टि में कमी या पूर्ण रूप से क्या होता है? दृष्टि क्षय हो जाता है। अगला देखिए, मोतियाबिंद का शल्य चिकित्सा के पश्चात दृष्टि का वापस लौटना क्या आपका संभव होता है। अगर कोई मोतियाबिंद का अगर इलाज करवा लेता है, ऑपरेशन करवा लेता है, तो उसका दृष्टि वापस से क्या कर सकता है? आ सकता है। ठीक है ना। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन पर आ जाए। निकट दृष्टि दोष के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर क्या करना है? आपको विचार करना है। कौन सा? देखिए, जो दोष होगा ना वो चीज दिखाई देगा, वो दूसरा नहीं दिखाई देगा। अगर कोई निकट दृष्टि दोष बोलता है, निकट की वस्तु दिखाई देती है, दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती। अगर किसी में दूर दृष्टि दोष है तो दूर की वस्तु दिखाई देगी, निकट की वस्तु दिखाई नहीं देगी। बस इतना याद रखें। निकट दृष्टि दोष में किसका अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है और दूरदृष्टि में उत्तर लेंस का प्रयोग किया जाता है। चलिए अब कथन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति पास रखी वस्तु को स्पष्ट देख सकता है परंतु दूर रखी वस्तु को सुस्पष्ट नहीं देख सकता है। चलिए ये कथन आपका सही हो गया। निकट दृष्टि दोष युक्त नेत्र में दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना दृष्टिपटल के पीछे बनता है। गलत बात। 2 नंबर कथन क्या है आपका? गलत। 1 नंबर कथन क्या है आपका? सही। केवल पहला कथन सत्य है। निकट दृष्टि दोष को निकट दृष्टिता भी कहते हैं। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तु तो दिखाई देती है परंतु दूर की वस्तुओं को वह सुस्पष्ट नहीं देख पाता है। ऐसे दोष युक्त व्यक्ति का दूर बिंदु अनंत पर न होकर नेत्र के पास आ जाता है। ऐसा व्यक्ति कुछ मीटर दूर रखी वस्तुओं को ही आपका सुस्पष्ट क्या करता है? देख पाता है। निकट दृष्टि दोष युक्त नेत्र में किसी दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर रेटिना के क्या बनता है? रेटिना के सामने बनता है। इस दोष के उत्पन्न होने के कारण अभिनेत्र लेंस की वक्रता का अत्यधिक होना अथवा नेत्र गोलक का लंबा हो जाना। ठीक है ना, ये स्थिति आती है। 5 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपका? निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा लेंस उपयोग में लाया जाता है? निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए निम्नलिखित में कौन सा लेंस का उपयोग में लाया जाता है? उत्तल लेंस का उपयोग में लाते हैं, अवतल लेंस का उपयोग में लाते हैं और वर्तुलाकार लेंस इसमें से। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है और दूर दृष्टि बोल देता है तो उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस द्वारा क्या किया जाता है? सुधारा जा सकता है। दूर दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर क्या करना है? विचार करना है और कौन सा कथन आपका सही है? सही कथन को क्या करना है? आपको चुनना है। बताइए, चुनिए कौन सा कथन सही। पहला क्या है इसमें?
इसमें व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट देख सकता है। दूरदृष्टि दोष में क्या कर सकता है, दूर की वस्तु को तो स्पष्ट क्या कर सकता है, देख ही सकता है। इसमें निकट रखी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के क्या बनता है, आपका रेटिना के आपका पीछे बनता है, ठीक है ना। ये बात क्या है आपका, ये बात सही है, रेटिना के पीछे बनता है, ये बात सही है। इस दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है ना। दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। इसमें सभी कथन क्या है आपका, सभी कथन आपका सही है। दीर्घ दृष्टि दोष को दूरदृष्टिता फार साइटनेस भी कहा जाता है। दीर्घ दृष्टि दोष युक्त कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को तो स्पष्ट देख सकता है, परंतु निकट रखी वस्तु को सुस्पष्ट नहीं देख पाता है। ऐसे दोष युक्त व्यक्ति की निकट बिंदु सामान्य निकट बिंदु से दूर हट जाता है। इसका कारण यह है कि पास रखी वस्तु से आने वाली प्रकाश किरणें दृष्टिपटल रेटिना के पीछे फोकसित होती है। इस दोष के उत्पन्न होने के कारण अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का अत्यधिक हो जाना तथा नेत्र गोलक का छोटा हो जाना, ये अब बात है। इस दोष को उपयुक्त क्षमता के उत्तल लेंस का उपयोग करके सही किया जा सकता है। उत्तल लेंस द्वारा दूरदृष्टि दोष को क्या किया जाता है, ठीक किया जाता है। 7 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। पक्षमावी पेशियां सिलियरी मसल्स, पक्षमावी पेशियां की बात करते हैं। सिलियरी मसल्स के धीरे धीरे दुर्बल होने तथा क्रिस्टलीय लेंस में लचीलापन में कमी आने के कारण कौन सा दृष्टि दोष उत्पन्न होता है, निकट जरा दृष्टि दोष, दूरदृष्टि। आपका कौन सा हो जाएगा, आपका जरा दृष्टि दोष। ना तो निकट की वस्तु दिखाई देगी और ना ही आपका दूर की वस्तु दिखाई देती है ना, इस प्रकार के दोष में। आयु में वृद्धि होने के साथ साथ मानव नेत्र की समंजन क्षमता घटती जाती है। अधिकांश व्यक्तियों का निकट बिंदु आपका दूर हट जाता है। संशोधक चश्मे के बिना उन्हें पास की वस्तुओं को आराम से सुस्पष्ट देखने में कठिनाई होती है। इस दोष को जरा दृष्टि दोष कहते हैं। यह पक्षमावी पेशियों के धीरे धीरे दुर्बल होने तथा क्रिस्टलीय लेंस के लचीलेपन में कमी आने के कारण उत्पन्न होता है। कभी कभी किसी व्यक्ति के नेत्र में दोनों ही प्रकार के दोष, निकट दृष्टि तथा दूरदृष्टि दोष हो सकते हैं। ऐसे व्यक्तियों को सुस्पष्ट देखने के लिए प्रायः द्विफोक्सी लेंस बाइफोकल लेंस का क्या किया जाता है, बाइफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। 8 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। नेत्रदान के दौरान आंख के किस भाग का उपयोग प्रत्यारोपण के लिए किया जाता है, तो कॉर्निया का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, कॉर्निया का प्रयोग। तो कॉर्निया कॉर्निया का ही क्या किया जाता है, दान किया जाता है। नेत्रदान में नेत्र के कॉर्निया भाग को निकाला जाता है तथा दूसरे व्यक्ति में प्रत्यारोपित किया जाता है। कॉर्निया अंधता से पीड़ित व्यक्तियों को नेत्रदान द्वारा प्राप्त कॉर्निया से प्रत्यारोपण से ठीक किया जा सकता है। नेत्रदान करने वाला व्यक्ति किसी भी आयु, वर्ग अथवा लिंग का हो सकता है। चश्मा पहनने वाला या मोतियाबिंद का ऑपरेशन करा चुके व्यक्ति भी नेत्रदान क्या कर सकता है, कर सकता है। मधुमेह अथवा उच्च रक्तचाप से पीड़ित व्यक्ति, दमे के रोगी तथा वे व्यक्ति जिन्हें कोई संक्रामक रोग है, वे नेत्रदान नहीं कर सकता है। जो व्यक्ति संक्रामक रोग है ना, वो व्यक्ति क्या कर सकता है, नेत्रदान नहीं कर सकता है। अगला 9 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। प्रकाश यदि किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो कौन सा रंग सबसे अधिक आपका विक्षेपित मुड़ता है ना। सबसे ज्यादा कौन मुड़ेगा, आपका बैगनी रंग मुड़ेगा। क्या है, क्योंकि इसका तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है। लाल रंग का तरंग दैर्ध्य क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात प्रकाश के विभिन्न वर्ण आपतित किरण के सापेक्ष अलग अलग कोनों पर मूर्तें विक्षेपित होते हैं। बैंगनी रंग सबसे अधिक विक्षेपित होता है तथा लाल रंग सबसे कम क्या होता है, आपका विक्षेपित होता है। 10 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। तारों का टिमटिमाना प्रकाश के किस घटना के कारण होता है। तारा किस घटना के कारण टिमटिमाता है, तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण क्या करता है, तारा टिमटिमाता है। प्रकाश के अपवर्तन के कारण क्या करता है, आपका तारा टिमटिमाता है।
वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने के पश्चात पृथ्वी के पृष्ठ पर पहुंचने तक तारे का जो प्रकाश है निरंतर अपवर्तित होता जाता है। चूंकि तारे बहुत दूर है, तारे क्या आपका बहुत दूर है और वे प्रकाश के बिंदु स्रोत से सन्निकट है और तारों से आने वाली प्रकाश किरणें का पथ थोड़ा थोड़ा परिवर्तित होता रहता है, अतः तारे की आभासी स्थिति विचलित होती रहती है तथा आंखों में प्रवेश करने वाले तारों के प्रकाश की मात्रा झिलमिलाती रहती है, जिसके कारण कोई तारा कभी चमकीला प्रतीत होता है तो कोई धुंधला प्रतीत होता है। अगला 11 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। वास्तविक सूर्यास्त तथा आभासी सूर्यास्त के बीच लगभग कितने समय का अंतर होता है? लगभग आपका 2 मिनट का क्या होता है? आपका अंतर होता है और यह अपवर्तन के कारण होता है अंतर। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण वास्तविक सूर्यास्त तथा आभासी सूर्यास्त के बीच का अंतर लगभग 2 मिनट का होता है। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देने लगता है। वास्तविक सूर्योदय से हमारा अर्थ है सूर्य द्वारा वास्तव में क्षितिज को पार करना। 12 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। 12 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका? इसमें से कौन सा कथन सत्य है? कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश के अपवर्तन की परिघटना टिंडल प्रभाव उत्पन्न करता है। एकदम गलत है। ये जो कथन है ना, एकदम गलत है। दूसरा कथन क्या है आपका? घने जंगल के वितान कैनोपी से सूर्य के प्रकाश के गुजरने के द्वारा टिंडल प्रभाव को देखा जा सकता है। ये कथन क्या है आपका? सही है। ये कथन क्या है आपका? सही है। 2 नंबर कथन सही है, 1 नंबर कथन आपका गलत था। पहला कथन आपका असत्य है। पृथ्वी का वायुमंडल सूक्ष्म कणों का एक विषमांगी मिश्रण है। जो आपका पृथ्वी का जो वायुमंडल है ना, सूक्ष्म कणों का एक विषमांगी मिश्रण है। इन कणों में धुआं, जल की सूक्ष्म बूंदें, धूल की निलंबित कण तथा वायु के अणु सम्मिलित होते हैं। जब कोई प्रकाश किरण पुंज ऐसे महीन कणों से टकराता है तो उस किरण पुंज का मार्ग उस किरण पुंज का मार्ग दिखाई देने लगता है। इन कणों से विघटित प्रकाश परावर्तित होकर हमारे पास तक पहुंचता है। कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन की प्रघटना टिंडल प्रभाव उत्पन्न करता है। जो कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन की जो परिघटना है, क्या उत्पन्न करता है आपका? टिंडल प्रभाव उत्पन्न करता है। दूसरा कथन क्या है आपका? सत्य है। दूसरा कथन सत्य है। जब किसी घने जंगल के वितान कैनोपी से आपका सूर्य का प्रकाश गुजरता है तो टिंडल प्रभाव को देखा जा सकता है। जंगल की कुहासे में जल की सूक्ष्म बूंदें प्रकाश का प्रकीर्णन कर देती है। ठीक है ना, जंगल का जो कुहासा होता है ना, जल की सूक्ष्म बूंदें प्रकाश का क्या करता है? प्रकीर्णन कर देता है। 13 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। 13 नंबर क्वेश्चन, और इसमें से बताना है कौन कौन कथन आपका सही है ना? सही को ही क्या करना है, आपको बताना है। निम्नलिखित में से कौन सी परिघटना प्रकाश के परिकीर्णन के कारण होता है? प्रकाश के परिकीर्णन के कारण कौन कौन सा घटना होता है? बोलिए। पहला है आकाश का रंग नीला दिखना। ये प्रकाश के परिकीर्णन के कारण होता है। एकदम बात सही है। समुद्र के जल का रंग नीला दिखाई देना, ये भी प्रकाश के परिकीर्णन के कारण होता है। तारों का टिमटिमाना ये प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण नहीं होता है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना, ये भी प्रकीर्णन के कारण होता है। 3 नंबर गलत है, बाद बाकी 1 2 3 1 2 4 कथन क्या है आपका सही है? 1 2 4 क्या है कथन आपका सही है? प्रकृति में निम्नलिखित परिघटनाएं प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण देखने को मिलती है। आकाश का रंग नीला, ये भी प्रकीर्णन के कारण दिखती है। गहरे समुद्र के जल का रंग नीला, ये भी। सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल रंग दिखाई देना, सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल रंग का दिखाई देना, ये भी आपका प्रकाश के प्रकीर्णन का उदाहरण है। 14 नंबर प्रश्न, अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ते हुए यात्री को आकाश किस रंग का दिखाई देता है? बहुत ऊंचाई पर क्या कोई उड़ता हुआ यात्री है कि नहीं, तो आकाश कैसा दिखाई देगा आपको? काला दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा? काला दिखाई देगा।
यदि पृथ्वी पर वायुमंडल न हो तो कोई प्रकीर्णन नहीं होगा। प्रकीर्णन की अनुपस्थिति में आकाश काला प्रतीत होता है। प्रकीर्णन की अनुपस्थिति में आकाश क्या होता है आपका? काला प्रतीत होता है। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ते हुए यात्रियों को आकाश काला प्रतीत होता है, क्योंकि अधिक ऊंचाई पर प्रकीर्णन सुस्पष्ट नहीं होता। अधिक ऊंचाई पर प्रकीर्णन क्या होता है आपका? सुस्पष्ट नहीं होता। 15 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। कथन और कारण वाला है आपका, और ये बताना है कि कौन सा आपका सही है ना, और इसका व्याख्या करता है कि नहीं करता। कथन में क्या है? खतरे का सिग्नल लाल रंग का बनाया जाता है। एकदम बात ये सही है। लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, ये बात भी सही है। और कथन और कारण का व्याख्या भी करता है, ठीक है ना। जो कारण है ना, कथन का व्याख्या भी करता है, ठीक है ना। तो कथन और कारण दोनों सही है। कारण कथन की क्या करता है? सही व्याख्या करता है। ऑप्शन क्या आ जाएगा आपका? ए सही हो जाएगा। आपका जो खतरे का सिग्नल लाल रंग के बनाए जाते हैं, जो खतरे का सिग्नल होता है ना, लाल रंग का बनाए जाने का मुख्य कारण यह है कि लाल रंग सबसे कम प्रकीर्णित होता है तथा यह दूर से सर्वाधिक स्पष्ट दिखाई देता है। वायु कणों में कण प्रकीर्णित होने के कारण लाल रंग व्यक्ति तक अधिक मात्रा में पहुंचता है और दिखाई पड़ता है तथा उद्देश्य की पूर्ति करता है। लाल रंग कोहरे व धुएं में भी सबसे कम प्रकीर्णित होता है। अब आ जाइए 12 नंबर चैप्टर। 12 नंबर चैप्टर कौन है आपका? विद्युत, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन है, विद्युत धारा की दिशा बताइए। विद्युत धारा की दिशा किधर होती है? परिपथ में इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा के विपरीत होती है। परिपथ में इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा क्या होती है? विपरीत होती है। विद्युत धारा की दिशा होती है, ठीक है ना। तो अगला है आपका, किसी विद्युत धारा की सतह सतत सतत है। किसी विद्युत धारा की सतत चालू है ना, कंटिन्यूअस सतत तथा बंद पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को क्या कहते हैं? विद्युत परिपथ कहते हैं, है ना। किसी विद्युत परिपथ में इलेक्ट्रॉन जो ऋण आवेश है ना, जो क्या आपका ऋण आवेश है, के प्रवाह की दिशा के विपरीत दिशा में विद्युत प्रवाह की दिशा होती है। विद्युत प्रवाह की जो दिशा होती है ना आपका, परिपथ में इलेक्ट्रॉन की प्रवाह की दिशा क्या होता है आपका? विपरीत होता है। अगला 2 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए, है ना। और 2 नंबर क्वेश्चन में आपका निम्नलिखित में से आपको सुमेलित करना है, और कौन सा सुमेलित है ना, इसको क्या करना है? आपको चुनना है। विद्युत आवेश का जो मात्रक है ना, विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। एकदम ये गलत है। विद्युत आवेश का मात्रक आपका कूलम होता है। विद्युत धारा का मात्रक आपका कूलम होता है। एकदम गलत है, एम्पियर होता है। विद्युत धारा मापने का यंत्र आपका एमीटर है। सिर्फ 3 नंबर कथन क्या है? सही है। 1 और 2 कथन क्या है? गलत है। डी ऑप्शन क्या है? सही हो जाएगा। विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक कूलम है जो लगभग 6 × 10⁸ इलेक्ट्रॉन में समाये आवेश के तुल्य होता है। विद्युत धारा को एक मात्रक, जिसे एम्पियर कहते हैं, में व्यक्त किया जाता है। परिपथ में विद्युत मापने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग करते हैं उसे एमीटर कहते हैं। जो परिपथ होता है ना, परिपथ में विद्युत मापने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग करते हैं उसको क्या कहते हैं? एमीटर कहा जाता है। 3 नंबर आपका क्वेश्चन क्या कहता है? बैटरी अथवा सेल से विद्युत ऊर्जा प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? जो बैटरी अथवा सेल से विद्युत ऊर्जा प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? बताइए। पहला है आपका मैकेनिकल यांत्रिक ऊर्जा, दूसरा है सौर ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा और मैग्नेटिक ऊर्जा। इसका आंसर सी हो जाएगा आपका, रासायनिक ऊर्जा सही हो जाएगा। बैटरी अथवा सेल अपनी संचित रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या करती है? परिवर्तित करती है। 4 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपका? समान ताप पर, ठीक है ना। कौन से ताप पर आपका? समान ताप पर समान ताप पर एक विद्युत परिपथ में धातु के तार के 2 सिरों के बीच विभवांतर, उसमें प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा की क्या होता है आपका?
समानुपाती होता है। यह यह किससे संबंधित है, यह किस नियम से संबंधित है बताइए। फराडे के नियम, चार्ल्स के नियम, ओम्स का नियम और फ्लेमिंग का नियम। आपका ओम का नियम सही हो जाएगा, ठीक है ना। समान ताप पर एक विद्युत परिपथ में धातु के तार के दोनों सिरों के बीच विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के क्या होता है, आपका समानुपाती होता है। यह आपका ओम का नियम है। किसका नियम है, आपका ओम का नियम है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 1827 ईस्वी में जर्मन भौतिक वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम ने किसी धातु के तार में प्रवाहित विद्युत धारा I तथा उसके सिरों के बीच विभवांतर V में परस्पर संबंध का पता लगाया। एक विद्युत परिपथ में धातु के तार के दो सिरों के बीच विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के क्या होता है, आपका समानुपाती होता है। परंतु तार का जो ताप है समान रहना चाहिए और जो टेम्परेचर जो आपका चालक है ना उसका टेम्परेचर में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, उस कंडीशन का है ये, ठीक है ना। इसे क्या कहते हैं, ओम। भी समानुपाती क्या आ जाएगा, I। या फिर भी समानुपाती I, तो अगर इसको हम लोग इसको तोड़ेंगे ना तो इसमें भी इक्वल टू क्या हो जाएगा, IR आ जाएगा। R क्या है, आपका नियतांक कांस्टेंट है, ठीक है ना। तो R बराबर क्या आ जाएगा, V अपॉन I हो जाएगा, है ना। जो सब समानुपाती हटता है ना तो उसके जगह पर एक कांस्टेंट आता है जो कि यहाँ पर क्या है, आपका R है, प्रतिरोध। किसी किसी दी गई धातु के लिए दिए गए ताप पर R एक आपका नियतांक है जिसे तार का क्या कहते हैं, जिसे तार का प्रतिरोध कहते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए, ठीक है ना। यदि प्रतिरोध को दोगुना कर दिया जाए, है ना, यदि प्रतिरोध को हम लोग क्या करते हैं, दोगुना कर दिया जाए, प्रतिरोध को दोगुना कर दिया जाए तो विद्युत धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बोलिए क्या प्रभाव पड़ेगा। वो क्या आ जाएगा, आपका आधा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आधी हो जाएगी। प्रतिरोध को दोगुना करेंगे ना तो विद्युत धारा क्या हो जाएगा, आपका आधी हो जाएगा। किसी प्रतिरोधक से प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा उसके प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यदि प्रतिरोध दोगुना हो जाए तो विद्युत धारा आपका आधी रह जाती है। विद्युत धारा क्या रह जाती है, आधी रह जाती है। ओम के नियम के अनुसार V इक्वल टू आई आर, आर बराबर V अपॉन आर होता है। आई बराबर विद्युत धारा, V बराबर विभवांतर, आर बराबर प्रतिरोध, है ना। अगला 6 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपका, किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। किसी चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है बताइए। चालक की लंबाई पर भी निर्भर करता है, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, चालक के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। 1 2 3 कथन क्या है आपका, तीनों कथन सही है। उपयुक्त सभी कथन सही है। ओम के नियम के अनुसार, ओम के नियम के अनुप्रयोग करने पर हम यह पाते हैं कि किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है चालक की लंबाई, उसकी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल तथा उसके पदार्थ की प्रकृति पर क्या करता है, आपका निर्भर करता है, ठीक है ना। अगला 7 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपका, किसी विद्युत बल्ब के तंतुओं के निर्माण में किस धातु का प्रयोग किया जाता है बोलिए। तो इसमें टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है। विद्युत बल्ब में विद्युत बल्ब के तंतुओं के निर्माण में टंगस्टन का उपयोग किया जाता है, जबकि कार्बन जबकि कॉपर तथा एल्युमिनियम का उपयोग विद्युत संचरण के लिए प्रयोग होने वाले तारों के निर्माण में, चालक के निर्माण में किया जाता है। कॉपर और एल्युमिनियम का प्रयोग किया जाता है। 8 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं, कथन और कारण वाला है और बताना है कि कौन सत्य है और कौन गलत है, ठीक है ना। विद्युत स्तरी टोस्टर, विद्युत स्तरी हो गया, टोस्टर आदि का निर्माण मिश्र धातुओं से किया जाता है। तो ये तो बात आपका सही है, ठीक है ना। मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता उनकी अवयवी धातुओं से क्या होती है, आपका कम होती है। ये वाला क्या है, आपका गलत है, ठीक है ना। तो कथन आपका सही है लेकिन कारण क्या है, आपका गलत है। कथन आपका सही है लेकिन कारण क्या है, गलत है। मिश्र धातुओं का उपयोग विद्युत स्तरी टोस्टर आदि सामान्य वैद्युत तापन युक्तियों के निर्माण में किया जाता है, क्योंकि मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता उनकी अवयवी धातुओं के अपेक्षा अधिक होती है तथा मिश्र धातुओं का उच्च ताप पर शीघ्र ही आपका उपचयन दहन नहीं होता।
क्या होता है, उपचयन आपका दहन नहीं होता। 9 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। घरों में विद्युत परिपथ को किस क्रम में लगाया जाता है? घरों में विद्युत परिपथ को किस क्रम में लगाया जाता है बताइए। तो श्रेणी क्रम में लगाया जाता है, पार्श्व क्रम समांतर क्रम में लगाया जाता है, श्रेणी एवं पार्श्व दोनों में लगाया जाता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है ना। तो घरों में जो लगाया जाता है तो आपका समांतर क्रम में लगाया जाता है। किस में लगाया जाता है? समांतर क्रम में लगाया जाता है। घरों में विद्युत परिपथ को पार्श्वक्रम समांतर क्रम में लगाया जाता है। इसका कारण यह है कि विभिन्न इलेक्ट्रिक सामानों को विभिन्न इलेक्ट्रिक सामानों को उचित प्रकार से कार्य करने के लिए अत्यधिक भिन्न मानों की विद्युत धाराओं की आवश्यकता होती है। श्रेणीबद्ध परिपथ में एक प्रमुख हानि यह है कि जब परिपथ का एक अवयव करना बंद कर देता है तो परिपथ टूट जाता है और परिपथ का कोई अन्य अवयव कार्य नहीं करता है ना। परिपथ टूट जाता है और परिपथ का कोई अन्य अवयव आपका कार्य नहीं करता। अगला 10 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। बल्बों में रासायनिक दृष्टि से कौन सी अक्रिय गैस भरी होती है? तो इसमें आपका ऑर्गन भरी होती है। क्या भरी होती है आपका? और सॉरी, बल्बों में रासायनिक दृष्टि से कौन सा अक्रिय गैस भरी होती है? बताइए कौन सा भरी होती है? तो आपका नाइट्रोजन और आपका नाइट्रोजन और नाइट्रोजन भरी रहती है और आर्गन भरी रहती है। ठीक है ना। बल्ब में रासायनिक दृष्टि से कौन सी अक्रिय गैस भरी रहती है? नाइट्रोजन और आर्गन भरी रहती है। ऑप्शन क्या आ जाएगा आपका? ए सही हो जाएगा। बल्बों में रासायनिक दृष्टि से अक्रिय गैस नाइट्रोजन। बल्बों में रासायनिक दृष्टि से आपका अक्रिय गैस बल्बों में रासायनिक दृष्टि से अक्रिय गैस नाइट्रोजन तथा आर्गन गैस से भरी जाती है, जिससे जिससे उसमें तंतु की आयु में वृद्धि हो जाती है। तंतु द्वारा उपयुक्त ऊर्जा का अधिकाधिक भाग ऊष्मा के रूप में प्रकट होता है, परंतु इसका एक अल्प भाग विकिरित प्रकाश के रूप में भी आपका दृष्टिगोचर होता है। 11 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपका? एक तार एक तार में बहती हुई विद्युत धारा एवं विभवांतर प्रत्येक को दोगुना बढ़ा दिया जाए तो विद्युत शक्ति क्या हो जाएगा? एक तार है में बहती हुई विद्युत धारा एवं विभवांतर प्रत्येक को क्या करना है? आपको दोगुना कर देना है। तो उसकी शक्ति क्या हो जाएगा? उसकी शक्ति आपका 4 गुना हो जाएगा। उसकी शक्ति क्या हो जाएगा? आपका 4 गुना हो जाएगा, है ना। P इजकल टू क्या होता है आपका? VI फॉर्मूला होता है। P बराबर दोनों को क्या कर दिए? दो गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका? 4 गुना हो जाएगा। 13 नंबर चैप्टर पर आ जाए। 13 नंबर चैप्टर क्या है आपका? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। 13 नंबर चैप्टर क्या है आपका? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। 1 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव को सर्वप्रथम किसने अवलोकित किया था? विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को सर्वप्रथम किसने अवलोकित किया था? हेनरी ऑस्टेड, फराडे, वोल्टा। आंसर हो जाएगा आपका ऑस्टेड ने क्या किया था? अवलोकित किया था। 19वीं शताब्दी के अग्रणी वैज्ञानिक में से एक हैंस क्रिश्चियन ऑस्टेड ने विद्युत चुंबकत्व को समझने के लिए निर्णायक भूमिका निभाई। सन 1830 ईस्वी में उन्होंने यह खोजा कि किसी धातु के तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर पास में रखी हुई दिक् सूची में विक्षेप उत्पन्न हुआ। अपने प्रेक्षणों के आधार पर ऑस्टेड ने यह प्रमाणित किया कि विद्युत तथा चुंबकीय परस्पर संबंधित परिघटनाएं विद्युत तथा चुंबकत्व परस्पर संबंधित परिघटनाएं उनके अनुसंधान उनके अनुसंधान ने आगे जाकर नई नई प्रौद्योगिकियों जैसे रेडियो, टेलीविजन आदि का सृजन किया। उन्हीं के सम्मान में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक
ऑस्टेड रखा गया है, जो कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या रखा गया है, ऑस्टेड रखा गया। अगला 2 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है, आपको विचार करना और कौन सा कथन आपका सही है, सही को चुनना है। पहला कथन है चुंबकीय क्षेत्र का परिणाम और दिशा दोनों होता है, एकदम बात ये सही है। चुंबकीय क्षेत्र का जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के उत्तर ध्रुव से प्रकट होती है तथा दक्षिण ध्रुव पर क्या हो जाती है, आपका विलीन हो जाती है। ये बात भी क्या आपका सही है, दोनों कथन क्या आपका सही है। उपयुक्त दोनों कथन आपका सत्य है। किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें उसके बल का संसूचन किया जाता है, उस चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी शक्ति है जिसमें परिमाण तथा दिशा दोनों होती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के उत्तरी ध्रुव से प्रकट होती है तथा दक्षिणी ध्रुव पर क्या हो जाती है, विलीन हो जाती है। चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा उसके दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर होती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक बंद वक्र होता है। चुंबकीय जो क्षेत्र रेखाएं क्या होता है, एक बंद वक्र होता है। 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, यदि किसी तार में प्रवाहित विद्युत धारा के परिमाण में वृद्धि होती है तो किसी दिए गए बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र परिमाण पर क्या प्रभाव पड़ेगा, परिमाण पर क्या प्रभाव पड़ेगा। पहला है ऑप्शन बढ़ेगा घटेगा, है ना, पहले बढ़ेगा बाद में घटेगा, है ना, कुछ नहीं। ठीक है, किसी तार में प्रवाहित विद्युत धारा के परिमाण में वृद्धि होती है तो किसी दिए गए बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो वो क्या हो जाएगा आपका, बढ़ेगा, है ना। ऑप्शन क्या आ जाएगा आपका, ए सही हो जाएगा। जैसे जैसे तार में प्रवाहित विद्युत धारा के परिमाण में वृद्धि होती है तो किसी दिए गए विद्युत किसी दिए गए बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण में भी क्या हो जाएगा, आपका वृद्धि हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा किसी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है। पहला कथन है चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं तार के लंबवत होती है। चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं तार के लंबवत होती है। चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं तार के समांतर होती है। चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं आर्य होती है जिसका उद्भव तार से होता है। चुंबकीय क्षेत्र के सकेंद्री क्षेत्र रेखाएं का केंद्र तार होता है। चुंबकीय क्षेत्र की सकेंद्री क्षेत्र की रेखाओं का जो केंद्र क्या होता है, आपका तार होता है। तो आपका 4 का आंसर क्या हो जाएगा, आपका डी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, डी सही हो जाएगा। जब किसी धातु के तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो इस तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा एक चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करती है, अर्थात किसी विद्युत धारावाही धातु के तार से एक चुंबकीय क्षेत्र संबद्ध होता है तो तार के चारों ओर क्षेत्र रेखाएं अनेक सकेंद्री वृत्तों के रूप में होता है, जिसका केंद्र आपका तार होता है। अगला है 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, हमारे शरीर के किस अंग के द्वारा, है ना, हमारे शरीर के किस अंगों के द्वारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। मस्तिष्क द्वारा, वृक्क द्वारा, हृदय द्वारा और यकृत द्वारा। किसके द्वारा होता है आपका, हृदय। हृदय क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा, हृदय। मस्तिष्क और हृदय दोनों हो जाएगा। हमारे शरीर के किन अंगों के द्वारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, तो मस्तिष्क और हृदय दोनों द्वारा क्या होता है, आपका उत्पन्न होता है। मस्तिष्क तथा हृदय दोनों द्वारा उत्पन्न होता है। मानव शरीर के 2 मुख्य भाग जिसमें से चुंबकीय क्षेत्र का उत्पन्न होना महत्वपूर्ण है, हृदय और क्या है आपका, हृदय और मस्तिष्क आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। शरीर के भीतर चुंबकीय क्षेत्र शरीर के विभिन्न भागों के प्रतिबिंब प्राप्त करने का आधार बनता है। ऐसा एक विशेष तकनीक जिसे चुंबकीय अनुनाद मैग्नेटिक रिजोनेंस MRI प्रतिबिंबन कहते हैं।
के उपयोग द्वारा किया जाता है। चिकित्सा निदान में इन प्रतिबिंबों का विश्लेषण सहायक होता है और इस प्रकार चिकित्सा विज्ञान में चुंबक का महत्वपूर्ण उपयोग है। किसका महत्वपूर्ण उपयोग है? चुंबक का महत्वपूर्ण उपयोग। 6 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। विद्युत मोटर एक ऐसी युक्ति है जो परिवर्तित करती है। विद्युत मोटर एक ऐसी युक्ति है जो परिवर्तित करती है। बताइए किसको परिवर्तित करती है? तो ये आपका विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है ना। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। वही जनरेटर रहता तो यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा मिलता है, ठीक है ना। तो ये आपका विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। विद्युत मोटर एक ऐसी घूर्णन युक्ति है जिसमें विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है। एक महत्वपूर्ण अवयव के रूप में विद्युत मोटर का उपयोग विद्युत पंखों, रेफ्रिजरेटरों, विद्युत मिश्रकों, वॉशिंग मशीनों, कंप्यूटर आदि में किया जाता है। 7 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। विद्युत जनित इलेक्ट्रिकल जनरेटर परिवर्तित करता है। बताइए जनरेटर की क्या परिवर्तित करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या करता है? परिवर्तित करता है, ठीक है ना। विद्युत जनित या डायनमो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित एक ऐसा उपकरण है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। विद्युत जनित्र में आपका यांत्रिक ऊर्जा का उपयोग चुंबकीय क्षेत्र में रखे किसी चालक को घूर्णी गति प्रदान करने में किया जाता है, जिसके फलस्वरूप विद्युत धारा क्या होती है? आपका उत्पन्न होती है। 8 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कौन सा कथन आपका सही है? दिष्ट धारा डीसी सदैव एक ही दिशा में प्रवाहित होती है, सही बात है। प्रत्यावर्ती धारा एसी एक निश्चित समय अंतराल के बाद अपनी दिशा को परिवर्तित करती है। इसका जो वेव होता है साइनसोइडल वेव होता है, तो ये भी सही है। सुदूर स्थानों पर विद्युत धारा को प्रत्यावर्ती धारा के रूप में प्रेषित किया जाता है। सुदूर स्थानों पर विद्युत धारा को प्रत्यावर्ती धारा के रूप में क्या किया जाता है? प्रेषित किया जाता है। तो 1, 2, तीनों कथन क्या आपका सभी सही है। उपयुक्त तीनों कथन क्या है? आपका सत्य है। दिष्ट धारा डीसी तथा प्रत्यावर्ती धारा एसी के बीच यह अंतर है कि दिष्ट धारा सदैव एक ही दिशा में प्रवाहित होती है। दिष्ट धारा क्या होता है? सदैव एक ही दिशा में प्रवाहित होती है, जबकि प्रत्यावर्ती धारा एक निश्चित अंतराल के पश्चात अपनी दिशा को परिवर्तित करती है। आजकल जितने भी विद्युत शक्ति संयंत्र स्थापित किए जा रहे हैं, उनमें से अधिकांश में आपका प्रत्यावर्ती विद्युत धारा का उत्पादन होता है। भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा हर 1/में 100 सेकेंड के पश्चात अपनी दिशा परिवर्तित करती है। अर्थात प्रत्यावर्ती धारा एसी की जो आवृत्ति होती है आपका 50 हर्ट्ज होती है। डीसी की तुलना में एसी का एक महत्वपूर्ण लाभ यह है कि विद्युत शक्ति को सुदूर स्थानों पर बिना अधिक ऊर्जा क्षय के प्रेषित किया जा सकता है, भेजा जा सकता है दूर स्थानों तक। डीसी को नहीं भेज सकते हैं, रास्ते में ही क्या हो जाएगा? वो क्षय हो जाएगा, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है? हमारे घरों में विद्युत की सप्लाई की जाती है, वह कितने वोल्ट तथा हर्ज का होता है? तो कितना होता है आपका? 220 वोल्ट और 50 हर्ज। कितना होता है आपका? 220 वोल्ट 50 हर्ज होता है। 220 वोल्ट हमारे घरों में जो प्रत्यावर्ती विद्युत शक्ति की सप्लाई की जाती है 220 वोल्ट की होती है, जिसकी आवृत्ति आपका 50 हर्ज होती है। जिसकी आवृत्ति कितना होती है? 50 हर्ज होती है। 14 नंबर चैप्टर ऊर्जा के स्रोत। भारत में ऊर्जा की आवश्यकता की पूर्ति के लिए विभिन्न स्रोतों का उपयोग किया जाता है। उपभोग के आधार पर इन स्रोतों का घटते क्रम में क्या करना है आपको? घटते क्रम में आपको चुनना है। सबसे ज्यादा किसका उपयोग किया जाता है, उसके बाद किसका उपयोग किया जाता है, उसके बाद किसका उपयोग किया जाता है। तो भारत में सबसे ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता के लिए आपको कोयला का उपयोग किया जाता है, उसके बाद जल, उसका पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, उसके बाद नाभिकीय ऊर्जा का, ठीक है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? एक सही हो जाएगा। भारत में ऊर्जा की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए
ऊर्जा के विभिन्न स्रोतों का घटनाक्रम इस प्रकार से है। कोयला को जो सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, कोयला के बाद जल, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, उसके बाद नाभिकीय ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। अगला 2 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा कथन सत्य है, सत्य को चुनना है। जल विद्युत संयंत्रों में जल की स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। जल विद्युत संयंत्रों में जल विद्युत संयंत्रों में जल विद्युत संयंत्रों में जल विद्युत संयंत्रों में जल की स्थितिज ऊर्जा जल की आपका स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जल की स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जल विद्युत संयंत्रों में जल की स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। ये बात तो सही है। बांधों के निर्माण से ग्रीन हाउस गैस उत्पन्न होती है, यह बात सही, दोनों सही है, ठीक है ना। दोनों कथन क्या है आपका सही। पेड़ पौधा तो ज्यादा से ज्यादा कटेगा ना, जहां पर डैम होता है वहां पर मीथेन गैस भी उत्पन्न होता है। उसके बाद जल विद्युत ऊर्जा एक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, ठीक है ना। जल विद्युत ऊर्जा एक क्या है आपका, एक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। जल विद्युत उत्पन्न करने के लिए नदियों के बहाव को रोककर बड़े जलाशयों, कृत्रिम झीलें में जल एकत्रित करने के लिए ऊंचे ऊंचे बांध बनाए जाते हैं, जहां स्थापित जल विद्युत संयंत्र गिरते जल की स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कर देती है। बांध के जल में डूबने के कारण बड़े बड़े पारिस्थितिक तंत्र नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि बांध के आसपास बड़ी मात्रा में पेड़ पौधे, वनस्पति आदि जल में क्या करते हैं, डूब जाते हैं। ये अवायवीय परिस्थितियों में सड़ने लगते हैं और विघटित होकर विशाल मात्रा में मीथेन गैस उत्पन्न करती है, जो कि ग्रीन हाउस गैस है। 3 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। जिन ईंधनों का उत्पादन पादप एवं जंतुओं से होता है उसे जैव मात्रा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, जैव मात्रा कहते हैं। ये बात आपका क्या सही है, क्या एकदम सही है, ठीक है ना। पादप तथा वाहित मल जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अपघटित होता है तो बायोगैस जैव गैस निकलती है, ये बात भी सही है। जैव गैस में सर्वाधिक मात्रा में मीथेन होता है। जैव गैस में सर्वाधिक मात्रा में क्या होता है आपका, मीथेन होता है। ये बात भी क्या है आपका सही है। 1 2 3 कथन क्या है आपका सही है, उपयुक्त सभी कथन आपका सही है। एक लकड़ी जब हम लकड़ी तथा उपलों का उपयोग ईंधन के रूप में प्राचीन काल से कर रहे हैं, है ना। जो हम है ना, लकड़ी और उपलों का जो गोबर होता है ना, उसका जो उपला बनता है उसका प्रयोग ईंधन के रूप में प्राचीन काल से होता आ रहा है। अभी भी होता है लकड़ी का प्रयोग खाना बनाने में, ठीक है ना। और उपला का भी प्रयोग होता है गाँव घरों में। इसके दहन से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, चूंकि ये ईंधन पादप एवं जंतु उत्पाद है, अतः इन ईंधनों के स्रोत से को हम जैव मात्रा कहते हैं। गोबर, फसलों के काटने के पश्चात बचे अपशिष्ट, सब्जियों के अपशिष्ट जैसे विशिष्ट पादप तथा वाहित मल जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अपघटित होता है तो बायोगैस जैव गैस निकलती है। चूंकि इस गैस को बनाने में उपयोग होने वाला आरंभिक पदार्थ मुख्यतः गोबर है, इसलिए इसका प्रचलित नाम आपका गोबर गैस। गोबर गैस संयंत्र या जैव गैस संयंत्र अवायवीय सूक्ष्म जीव जिसे जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। गोबर की स्लरी जो होता है ना, उसको गारा बोलते हैं। गोबर की स्लरी के जटिल यौगिकों का अपघटन कर देते हैं। अपघटन की प्रक्रिया के फलस्वरूप मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन सल्फाइड के जैसे गैस निकलती है। निकलने वाली गैसों में 75% तक मीथेन होती है। इसी कारण जैव ईंधन एक आपका उत्तम ईंधन है। जैव ईंधन क्या आपका एक उत्तम ईंधन है। 4 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। किन किन तत्वों की उपस्थिति किन तत्वों की उपस्थिति के कारण जैव गैस बायोगैस संयंत्र से निकलने वाली स्लरी एक उत्तम खाद के रूप में उपयोग की जाती है। तो आपको हो जाएगा किसके कारण,
किसके कारण? इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा क्या होती है? ज़्यादा होती है, जो कि फसल के लिए बहुत ही उपयोगी है। जैव गैस संयंत्र से निकलने वाली स्लरी में नाइट्रोजन तथा फास्फोरस प्रचुर मात्रा में होता है, जिस कारण से यह एक उत्तम खाद के रूप में हमारे काम आती है। उत्तम खाद के रूप में क्या करती है? यह हमारे काम आती है। अगला 5 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से किस देश को पवनों का देश कहा जाता है? नॉर्वे, कनाडा, डेनमार्क, जापान। किसको पवनों का देश कहा जाता है? तो डेनमार्क को पवनों का देश कहा जाता है। पवन बिजली यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। डेनमार्क को पवनों का देश कहा जाता है। इस देश में 25% से भी अधिक विद्युत की आपूर्ति पवन चक्कियों के विशाल नेटवर्क द्वारा विद्युत उत्पन्न करके की जाती है। जर्मनी भी इस क्षेत्र में आपका अग्रणी है, ज़्यादा है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सोलर सेल में उपयोग किया जाता है? सोलर सेल में आपका किसका उपयोग किया जाता है? बोलिए। पहला है सिलिकॉन, सीरियम, एस्टेटिन और वेनेडियम। तो इसमें आपका सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? इसमें सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। ऑप्शन क्या आ जाएगा आपका? ए सही हो जाएगा। सोलर सेल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। सौर सेलों को बनाने के लिए सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है, जो प्रकृति में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, परंतु सौर सेलों को बनाने में उपयोग होने वाले विशिष्ट श्रेणी के सिलिकॉन का उपलब्धता आपका क्या है? का सीमित है। जिससे बनता है उसकी उपलब्धता क्या है? आपका सीमित है। अगला 7 नंबर क्वेश्चन पर आए। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपका? सागरीय तापीय ऊर्जा रूपांतरण विद्युत संयंत्र ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन प्लांट OTEC विद्युत संयंत्र द्वारा सागरीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। कब परिवर्तित किया जा सकता है? पहला है महासागर के पृष्ठ पर जल का ताप तथा 2 किलोमीटर की गहराई पर जल के ताप में 20 डिग्री का अंतर हो, ठीक है ना। इसी कंडीशन में हो सकता है, ऐसे नहीं हो सकता है। महासागर के पृष्ठ पर जल का ताप तथा 2 किलोमीटर गहराई पर जल के ताप में कितना का अंतर हो? 20 डिग्री सेल्सियस का अंतर हो, तभी ऐसा हो सकता है। ऑप्शन क्या आ जाएगा? ए सही हो जाएगा। समुद्रों अथवा महासागरों के पृष्ठ पर जल सूर्य द्वारा तप्त हो जाता है, जबकि इसके गहराई वाले भाग का जल अपेक्षाकृत ठंडा होता है। ताप में इस अंतर का उपयोग सागरीय तापीय ऊर्जा रूपांतरण विद्युत संयंत्र द्वारा सागरीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। OTEC विद्युत संयंत्र विद्युत संयंत्र केवल तभी प्रचलित होता है जब महासागर के पृष्ठ पर जल का ताप तथा 2 किलोमीटर तक की गहराई पर जल के ताप में 20 डिग्री का अंतर हो। पृष्ठ के तप्त जल का उपयोग अमोनियम जैसे वाष्पशील द्रवों को उबालने में किया जाता है। इस प्रकार बनी द्रवों की वाष्प फिर जनित्र के टरबाइन को घुमाती है। महासागर की गहराइयों में ठंडे जल को पंपों से खींचकर वाष्प को ठंडा करके फिर से द्रव में क्या किया जाता है? संघनित किया जाता है, ठीक है ना। तो ये बात आपको क्या करना है? आपको याद रखना। अगला आ जाइए, 8 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और कौन सा कथन आपका सही है, सही कथन को चुनना है। नाभिकीय विखंडन की अभिक्रिया में भारी परमाणु के नाभिक को हल्के नाभिक में क्या किया जाता है? तोड़ा जाता है। ये बात सही है। नाभिकीय विखंडन प्रक्रिया के दौरान नाभिकीय संयंत्रों से नियंत्रित दर पर ऊर्जा क्या होती है? आपका मुक्त होती है। ये दोनों कथन क्या है? आपका सही। 1 और 2 कथन क्या है? दोनों सही है। उपयुक्त दोनों कथन क्या सत्य है? नाभिकीय संयंत्रों में नाभिकीय विखंडन की अभिक्रिया के फलस्वरूप नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त की जाती है। नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया है
जिसमें किसी भारी परमाणु जैसे यूरेनियम, प्लूटोनियम अथवा थोरियम के नाभिक को निम्न ऊर्जा न्यूट्रिनो से बमबारी कराकर हल्के नाभिक में क्या किया जाता है, तोड़ा जा सकता है। जब ऐसा किया जाता है तो विशाल मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। विद्युत उत्पादन के लिए डिजाइन किए जाने वाले नाभिकीय संयंत्र में इस प्रकार के नाभिकीय ईंधन स्वपोषी विखंडन श्रृंखला अभिक्रिया का एक भाग होता है, जिसमें नियंत्रित दर पर ऊर्जा मुक्त होती है। इस मुक्त ऊर्जा का उपयोग भाप बनाकर विद्युत उत्पन्न करने में किया जाता है। 9 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। सूची 1 और सूची 2 को क्या करना है, आपको मिलाना है, ठीक है ना। और इधर है परमाणु शक्ति केंद्र और इधर है आपका राज्य। जो कल्प कक्कम जो परमाणु शक्ति गृह कहाँ पर है आपका, तो ये आपका है, कहाँ पर है बोलिए। तो कल्प कक्कम आपका है तमिलनाडु में। कल्प कक्कम कहाँ पर है आपका, तमिलनाडु में। नरौरा, नरौरा कहाँ पर है आपका, उत्तर प्रदेश में, है ना। नरौरा कहाँ पर है आपका, उत्तर प्रदेश में। उसके बाद काकरापार, काकरापार कहाँ पर है बोलिए। काकरापार कहाँ पर है, तो आपका गुजरात में है। और ट्राम्बे तो आपका मुंबई में है, ठीक है ना। ये कल्पकक्कम जो तापीय विद्युत केंद्र है, तमिलनाडु। कल्पकक्कम तापीय विद्युत केंद्र तमिलनाडु में है। नरौरा आपका उत्तर प्रदेश में है। कल काकरापार, काकरापार क्या है, गुजरात में। ट्राम्बे कहाँ पर आपका, महाराष्ट्र में, है ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ये सही। कल्पकक्कम भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित एक छोटा सा कस्बा है। कल्पकक्कम मुख्यतः यहाँ स्थापित नाभिकीय संयंत्रों के लिए प्रसिद्ध है। नरौरा गंगा नदी के किनारे उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में स्थित है। यहाँ भी आपका परमाणु विद्युत संयंत्र स्थापित है। काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र गुजरात के सूरत शहर के निकट स्थित है। ट्राम्बे मुंबई के पूर्वोत्तर में क्या है आपका स्थित एक उपनगर है। अगला 10 नंबर क्वेश्चन पर आ जाए। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, नाभिकीय संलयन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और कौन सा कथन सत्य है, सत्य को चुनना है। नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के दौरान दो हल्के नाभिकों को जोड़कर एक भारी नाभिक बनाया जाता है। ये बात क्या है आपका, सत्य है। नाभिकीय संलयन में सामान्यतः हाइड्रोजन समस्थानिकों के हीलियम हाइड्रोजन समस्थानिकों से हीलियम उत्पन्न की जाती है। ये बात भी आपका सही है। नाभिकीय संलयन अभिक्रियाएं सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा का आपका स्रोत है। ये बात भी क्या आपका सही है। तो आपका 1 2 3 कथन क्या है आपका, तीनों कथन सही है। नाभिकीय संलयन का अर्थ है दो हल्के नाभिकों को जोड़कर एक भारी नाभिक बनाना, जिसमें सामान्यतः हाइड्रोजन समस्थानिकों से हीलियम उत्पन्न की जाती है। इसमें इसमें भी आपका आइंस्टीन समीकरण के अनुसार विशाल परिमाण की ऊर्जा निकलती है। ऊर्जा निकलने का कारण यह है कि अभिक्रिया में उत्पन्न उत्पाद का द्रव्यमान अभिक्रिया में भाग लेने वाले मूल नाभिकों के व्यष्टिगत द्रव्यमानों के योग से कुछ कम होता है। इस प्रकार नाभिकीय संलयन अभिक्रियाएं सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा का क्या है आपका स्रोत है। नाभिकीय संलयन अभिक्रियाओं में नाभिकों के परस्पर संलयन होने को बाध्य करने के लिए अत्यधिक ऊर्जा चाहिए। नाभिकीय संलयन प्रक्रिया के होने के लिए आवश्यक शर्तें आपका चरम कोटि की है। मिलियन मिलियन कोटि केल्विन ताप तथा मिलियन कोटि पास्कल दाब। तो आपको नाभिकीय संलयन कराने के लिए, ठीक है ना, आपको मिलियंस में क्या होना चाहिए, आपको टेम्परेचर होना चाहिए, है ना। और मिलियंस दाब भी क्या होना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा प्रेशर और आपका टेम्परेचर भी होना चाहिए। अगला 11 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। हाइड्रोजन बम निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित है, तो नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर आधारित है। एंड अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया, अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया पर क्या है आपका आधारित है। आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा, बी सही हो जाएगा। हाइड्रोजन बम अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया पर आधारित होता है।
हाइड्रोजन बम के क्रोड में यूरेनियम अथवा प्लूटोनियम के विखंडन पर आधारित किसी नाभिकीय बम को रख देते हैं। यह नाभिकीय बम ऐसे पदार्थ में अंतः स्थापित किया जाता है जिसमें ड्यूटेरियम तथा लिथियम होते हैं। जब इस नाभिकीय बम को अधिविस्फोटित करते हैं तो इस पदार्थ का ताप कुछ ही माइक्रोसेकंड में 10⁻⁷ केल्विन तक पहुंच जाता है। यह अति उच्च ताप हल्के नाभिकों को संश्लेषित होने के लिए पर्याप्त ऊर्जा उत्पन्न कर देता है, जिसके फलस्वरूप अति विशाल परिमाण की ऊर्जा क्या होती है, आपकी मुक्त होती है। विशाल परिमाण क्या होती है, ऊर्जा मुक्त होती है। अगला 15 नंबर चैप्टर है हमारा पर्यावरण, ठीक है ना। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पारितंत्र शब्द का आपका सर्वोत्कृष्ट वर्णन करता है। कौन सा है आपका कथन, आपका सही हो जाएगा, बोलिए। पहला, यह एक दूसरे से अन्योन्य क्रिया करने वाले जीवों ऑर्गेनिज्म का एक समुदाय। गलत बात है। पृथ्वी का वह भाग जो सजीव जीवों द्वारा क्या है, आपका आवासित है। तीसरा कथन है आपका जीवों का समुदाय और साथ ही वह पर्यावरण जिसमें वे रहते हैं, ठीक है ना। तो आपका पारितंत्र, आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा, आपका सी सही हो जाएगा। क्या आ जाएगा, आपका सी सही हो जाएगा। किसी क्षेत्र के किसी जीव तथा वातावरण के अजैव कारक संयुक्त रूप से पारितंत्र बनाते हैं। अतः एक पारितंत्र में सभी जीवों के जैव घटक तथा अजैव घटक होते हैं। भौतिक कारण जैसे ताप, वर्षा, वायु, मृदा एवं खनिज इत्यादि आपका अजैव क्या है, आपका घटक है। ये सब क्या है, आपका अजैव घटक। 2 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा से प्राकृतिक पारितंत्र का उदाहरण है। तो प्राकृतिक पारितंत्र का उदाहरण कौन सा हो जाएगा, आपका तालाब भी आपका प्राकृतिक पारितंत्र का उदाहरण है। झील भी है ना, झील भी है। लेकिन आपका खेत और बगीचा ये नहीं है। खेत और बगीचा प्राकृतिक पारितंत्र का उदाहरण, निम्नलिखित में कौन सा प्राकृतिक पारितंत्र का उदाहरण है। तालाब तो प्राकृतिक पारितंत्र का उदाहरण है, झील भी है, खेत नहीं है और बगीचा नहीं। खेत को तो अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं, बगीचा को भी अपने अकॉर्डिंग, ठीक है ना। तो आपका क्या आ जाएगा, 1 और 2 क्या आ जाएगा, सही हो जाएगा। वन हो गया, ये प्राकृतिक वन हो गया, तालाब, झील, प्राकृतिक वन हो गया, तालाब तथा झील प्राकृतिक पारितंत्र का क्या आपका उदाहरण है। तथा बगीचा व खेत मानव निर्मित कृत्रिम पारितंत्र का क्या आपका उदाहरण है। 3 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। उत्पादकों के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर क्या करना है, विचार करना है और सही कथन को चुनना है। ये सूर्य के प्रकाश एवं क्लोरोफिल की उपस्थिति में अकार्बनिक पदार्थ से कार्बनिक पदार्थों का क्या करता है, निर्माण करता है। एकदम ये बात आप सही है। हरे पौधे एवं नील हरी शैवाल इसी वर्ग के अंतर्गत आता है। 1 नंबर और 2 नंबर कथन क्या है आपका, दोनों सही है। दोनों कथन क्या सही है। वे जीव तथा पादप जो सूर्य के प्रकाश एवं क्लोरोफिल की उपस्थिति में अकार्बनिक पदार्थों से कार्बनिक पदार्थ जैसे कि शर्करा एवं मंड का निर्माण कर सके, उत्पादक कहलाते हैं। हरे पौधे एवं नील हरी शैवाल जिसमें प्रकाश संश्लेषण करने की क्षमता होती है, इसी वर्ग में आता है। सभी जीव प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से अपने निर्वाह के लिए उत्पादकों पर क्या होता है, निर्भर रहता है। वे जीव जो उत्पादक द्वारा उत्पादित भोजन पर प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से निर्भर करता है, वो क्या कहलाता है, उपभोक्ता कहलाता है। क्या कहलाता है, उपभोक्ता कहलाता है। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, 4 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। पारितंत्र की खास श्रृंखलाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस प्रकार का जीव अपघटक जीव कहलाता है। अपघटक जीव कौन कौन कहलाता है, बोलिए। तो विषाणु तो नहीं है, जीवाणु और कवक क्या है आपका अपघटक जीव है। 2 और 3 कथन क्या है आपका सही है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा।
जीवाणु और कवक जैसे सूक्ष्मजीव मृत जैव अवशेषों का अपमार्जन करता है, इसलिए ये पारितंत्र के अपघटक जीव कहलाते हैं। ये सूक्ष्मजीव अपमार्जक की तरह कार्य करता है, क्योंकि ये जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में बदल देता है, जो वापस मिट्टी में चली जाती है तथा पौधे द्वारा पुनः प्रयोग में लाई जाती है। पौधे द्वारा क्या किया जाता है? पुनः प्रयोग में लाया जाता है। 5 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? पारितंत्र में खाद्य श्रृंखलाओं, आहार श्रृंखलाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है? आपको विचार करना है और कौन सा कथन आपका सही है। खाद्य श्रृंखला के अंतर्गत पर्यावरण के विभिन्न घटकों के बीच ऊर्जा का प्रवाह होता है। ठीक है ना? खाद्य श्रृंखला के अंतर्गत पर्यावरण के विभिन्न घटकों के बीच ऊर्जा का प्रवाह होता है। ये बात क्या है? आपका सही है। खाद्य श्रृंखला उस प्रत्येक जीव की संख्याओं का जो दूसरों के द्वारा खाई जाती है का प्रदर्शन करती है। ठीक है ना? ये बात क्या है? आपका गलत है। केवल और केवल क्या है? आपका 1 नंबर कथन क्या है? सही। केवल पहला कथन क्या है? सत्य है। प्राकृतिक खाद्य आहार श्रृंखला के अंतर्गत वन, घास के मैदान, समुद्र, तालाब व झील में रहने वाले विभिन्न जीवों के बीच ऊर्जा का प्रवाह होता है। खाद्य श्रृंखला के अंतर्गत पर्यावरण के विभिन्न घटकों की परस्पर अन्योन्य क्रिया में निकाय के एक घटक से दूसरे घटक में ऊर्जा का क्या होता है? आपका प्रवाह होता है। 6 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है? आपको विचार करना है और कौन सा कथन आपका सही है। सही कथन को क्या करना है? आपको चुनना है। चुनिए तो आराम से। ठीक है ना? पहला है क्या? स्वपोषी सौर ऊर्जा। स्वपोषी सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। ठीक है? पेड़ पौधा स्वपोषी सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। आहार श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। स्थलीय पारितंत्र के हरे पौधे और सौर ऊर्जा का लगभग 1% भाग ही खाद्य ऊर्जा में क्या होता है? परिवर्तित होता है। तो आपका तीनों कथन सब कही क्या है? आपका सब कथन सब पूरा सही। उपयुक्त सभी कथन आपका सही है। स्वपोषी और प्रकाश में निहित ऊर्जा के ग्रहण करके रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं। यह ऊर्जा संसार के संपूर्ण जैव समुदाय की सभी क्रियाओं के संपादन में आपका सहायक है। स्वपोषी से स्वपोषी से ऊर्जा विषमपोषी एवं अवघटकों तक क्या करता है? जाता है। आहार श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय अथवा एक ही दिशा में होता है। स्वपोषी जीवों द्वारा ग्रहण की गई ऊर्जा पुनः सौर ऊर्जा में परिवर्तित नहीं होता है तथा शाकाहारियों को स्थानांतरित की गई ऊर्जा पुनः स्वपोषी जीवों को उपलब्ध नहीं होती है। जैसे कि यह विभिन्न पोषी स्तरों पर क्रमिक स्थानांतरित होती है, परंतु अपने से अपने से पहले स्तर के लिए आपका उपलब्ध नहीं होती है। अगला है एक स्थलीय पारितंत्र में हरे पौधों की पत्तियों द्वारा प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा का लगभग 1% भाग खाद्य ऊर्जा में क्या होता है? आपका परिवर्तित होता है। अगला 7 नंबर क्वेश्चन पर आ जाए। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं? एक उपभोक्ता स्तर से दूसरे उपभोक्ता को जैव मात्रा का कितना प्रतिशत भाग आपका स्थानांतरित होता है? एक उपभोक्ता स्तर से दूसरे उपभोक्ता को जैव मात्रा का कितना प्रतिशत भाग क्या होता है? आपका स्थानांतरित होता है। 10% भाग क्या होता है? आपका स्थानांतरित होता है। जब हरे पौधे प्राथमिक उपभोक्ता द्वारा खाए जाते हैं तो ऊर्जा की बड़ी मात्रा में पर्यावरण में ऊष्मा के रूप में ह्रास होता है। इसमें से कुछ मात्रा का उपयोग पाचन, विभिन्न जैव कार्यों तथा वृद्धि एवं जनन में होती है। खाए हुए भोजन की मात्रा का लगभग 10% ही मात्रा बदल 10% ही मात्रा जो खाए हुए जो भोजन की मात्रा का लगभग 10% ही जैव मात्रा में क्या करता है? आपका बदल पाता है। ठीक है ना? तथा अगले स्तर के उपभोक्ता को उपलब्ध हो पाता है। 10% इस प्रकार से एनर्जी का ट्रांसफर होता है।
अगला है अतः प्रत्येक स्तर पर उपलब्ध जो भी उपलब्ध है ना उसका 10% क्या हो जाएगा ट्रांसफर होता है। प्रत्येक स्तर पर उपलब्ध कार्बनिक पदार्थों की मात्रा का औसतन 10% ही उपभोक्ता के अगले स्तर पर क्या करता है पहुंचता है। ठीक है ना। जैसे कि घास को मान लीजिए उसमें 100% ऊर्जा है और उसको अगर कौन खाएगा, हिरन खा लिया, तो उसका जो 10% ऊर्जा ही उपयोग कर पाएगा। और हिरन के पास जितना ऊर्जा है ना, उस ऊर्जा का अगर शेर खाएगा उसको, तो शेर को हिरन के पास जितना पास ऊर्जा है ना उसका 10% उसको क्या पड़ेगा मिलेगा। ठीक है ना। इस प्रकार से होता है 10% ऊर्जा का ट्रांसफर। 8 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जैव आवर्धन को परिभाषित करता है। किसी पारितंत्र में विदेशज प्रजाति की वनस्पतियों का आक्रमण, खास श्रृंखला में एक स्तर से दूसरे स्तर में ऊर्जा का प्रवाह, खास श्रृंखला में एक स्तर से दूसरे स्तर में हानिकारक जैव रसायनों का संकेंद्रण, है ना। आपका कौन सा आंसर सही हो जाएगा, आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। खास श्रृंखला में एक स्तर से दूसरे स्तर में हानिकारक जैव रसायनों का संकेंद्रण, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। विभिन्न फसलों को रोगों एवं पीड़कों से बचाने के लिए पीड़कनाशक एवं रसायनों का अत्यधिक प्रयोग किया जाता है। यह रसायन बहकर मिट्टी में अथवा जल स्रोत में चला जाता है। मिट्टी से इन पदार्थों का पौधों द्वारा एवं खनिजों के साथ साथ अवशोषण हो जाता है तथा जलाशयों में यह जलीय पौधों एवं जंतुओं में प्रवेश कर जाता है। यह केवल एक तरीका है जिसमें जिससे वे आहार श्रृंखला में प्रवेश करती है, क्योंकि ये पदार्थ अजैव निम्नीकृत है, इसलिए प्रत्येक पोषी स्तर पर उत्तरोत्तर संग्रहित होते जाते हैं। ऐसे ही आपका जैव आवर्धन कहते हैं। चूंकि किसी भी आहार श्रृंखला में मनुष्य शीर्षस्थ है, किसी भी आहार श्रृंखला में मनुष्य सबसे ऊंचा शीर्षस्थ है, अतः हमारे शरीर में यह रसायन सर्वाधिक मात्रा में संचित हो जाता है ना। अगला 9 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। 9 नंबर क्वेश्चन में ओजोन परत के संदर्भ में दिए गए कथनों पर आपको विचार करना है। कौन सा कथन आपका सही है, सही कथन को चुनना है। ओजोन O3 के अणु ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से बनते हैं। ठीक है ना, सही है। ओजोन सूर्य से आने वाले पराबैंगनी विकिरण से आपका पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करता है। ओजोन सूर्य से आने वाले पराबैंगनी विकिरण से पृथ्वी को क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCs जैसे मानव संश्लेषित रसायनों से ओजोन की मात्रा में तीव्रता से आपका गिरावट होने लगी है। ठीक है ना। ये आपका तीनों कथन क्या है, आपका सही, तीनों कथन सही। ओजोन O3 के अणु ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से क्या आपका बनता है, जबकि सामान्य ऑक्सीजन जिसके विषय में हम प्राय चर्चा करते हैं कि अणु में 2 परमाणु होते हैं, है ना। ऑक्सीजन के अणु में क्या होते हैं, 2 परमाणु होते हैं। अणु में क्या होते हैं, 2 परमाणु होते हैं। वायुमंडल में ऊपरी स्तर में ओजोन एक आवश्यक प्रकार्य संपादित करती है। यह सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरण से आपका पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है। यह पराबैंगनी विकिरण जीवों के लिए अत्यंत हानिकारक है। यह मानव में त्वचा का कैंसर तक क्या करता है, ये उत्पन्न करता है। वायुमंडल के उच्चतर स्तर पर पराबैंगनी विकिरण के प्रभाव से और ऑक्सीजन अणुओं से ओजोन बनती है। ठीक है ना। उच्च ऊर्जा वाले पराबैंगनी विकिरण ऑक्सीजन अणुओं O2 को विघटित कर स्वतंत्र ऑक्सीजन, है ना, परमाणु बनाते हैं और ऑक्सीजन के ये स्वतंत्र परमाणु संयुक्त होकर ओजोन का क्या करता है, ये निर्माण करता है। 1980 से वायुमंडल में ओजोन की मात्रा की तीव्रता में गिरावट आने लगी है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCs जैसे मानव संश्लेषित रसायनों को इसका मुख्य कारक माना गया है। पहले क्लोरोफ्लोरोकार्बन का प्रयोग रेफ्रिजरेटर में होता था, परंतु इसके पर्यावरणीय दुष्प्रभाव के कारण वर्तमान में इसका प्रयोग क्या कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है। अगला 16 नंबर चैप्टर पर आ
चैप्टर नंबर 16 प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन, है ना। चैप्टर नंबर 16 आ जाइए, ये लास्ट ही चैप्टर है। गंगा सफाई योजना पहली बार किस वर्ष में शुरू हुआ था, है ना, बताइए किस वर्ष शुरू हुआ था। तो 1985 में शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था? 1985 में शुरू हुआ था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा आपका। भारत सरकार द्वारा पहली बार 1985 में गंगा सफाई योजना चालू की गई थी, क्योंकि गंगा के जल की गुणवत्ता बहुत कम हो गई थी और कोलीफॉर्म जीवाणु का एक वर्ग है। कोलीफॉर्म जीवाणु का एक वर्ग है जो मानव की आंत में पाया जाता है। जल में इसकी उपस्थिति रोगजन्य सूक्ष्म जीवाणुओं द्वारा जल का संदूषित होना दर्शाता है। गंगा हिमालय में स्थित अपने उद्गार गंगोत्री से बंगाल की खाड़ी में गंगा सागर तक 2500 किलोमीटर तक की यात्रा करती है। इसके किनारे पर स्थित उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल के 100 से अधिक नगरों में से इसे एक नाले में बहते बदल दिया, है ना। 100 जो है ना आपका जो नगर, महानगर नहीं बोल सकते हैं इसको, शहर है। शहर ज़्यादा से जैसे बड़ा बड़ा शहर, ये सब आपका गंगा नदी के किनारे आपका है स्थित है। ये इसको क्या नदी से किस में बदल दिया? नाले में बदल दिया। इसका मुख्य कारण इन नगरों द्वारा उत्सर्जित कचरा एवं मल का इसमें प्रवाहित किया जाता है। अगला 2 नंबर क्वेश्चन, अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में, मृदा संरक्षण के क्षेत्र में, महिला सशक्तिकरण क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में। आंसर क्या हो जाएगा बोलिए, किसके क्षेत्र में दिया जाता है? तो वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में दिया जाता है। अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? वन्य जीव संरक्षण क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन क्या आ जाएगा आपका? ए सही हो जाएगा। भारत सरकार के द्वारा वन्यजीव संरक्षण हेतु अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार की व्यवस्था की गई है। यह पुरस्कार अमृता देवी बिश्नोई की स्मृति में दिया गया है, जिन्होंने 1731 ईस्वी में राजस्थान में जोधपुर के पास खेजराली गांव में खेजड़ी वृक्षों को बचाने हेतु 363 लोगों के साथ अपने आप को बलिदान दिया था, है ना, 1731 में अमृता देवी बिश्नोई। 3 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर क्या करें? विचार करें। कौन सा कथन आपका सही है? पहला है चिपको आंदोलन का संबंध वन संरक्षण से है ना। ये बात क्या है? सही है। चिपको आंदोलन की शुरुआत हिमाचल प्रदेश से हुई, गलत। ये आपका उत्तराखंड से हुआ था। चिपको आंदोलन 1970 के दशक में प्रारंभ हुई थी। ये बात भी क्या है आपका? सही है। 3 नंबर कथन क्या आपका सही है? केवल पहला व तीसरा कथन सत्य है। चिपको आंदोलन स्थानीय निवासियों को वनों से अलग करने की नीति का ही आपका परिणाम था। यह आंदोलन हिमालय की ऊंची पर्वत श्रृंखला में आपका गढ़वाल उत्तराखंड के रेनी नामक गांव से 1970 में प्रारंभिक दशक में हुआ था। यह विवाद लकड़ी के ठेकेदारों एवं स्थानीय लोगों के बीच प्रारंभ हुआ था, क्योंकि गांव के समीप के वृक्ष काटने के लिए जब ठेकेदार आए तो स्थानीय पुरुष वहां नहीं थे, तो बिना किसी डर के वहां की महिलाएं फौरन आ गई तथा उन्होंने पेड़ों को अपनी बाहों में भरकर चिपक कर ठेकेदारों को आदमियों को इनको वृक्ष काटने से रोका। अंततः ठेकेदार को अपना काम बंद करना पड़ा। अगला है सूची 1 सूची 2 को क्या करना है आपको? मिलाना है। मिलाइए, सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। पाइन की बात करते हैं, बताइए। इधर है जल संरक्षण की पद्धति और इधर है संबंधित राज्य। जल संरक्षण की पद्धति और संबंधित राज्य है। पाइन की बात करते हैं तो आपका जल संग्रहण पद्धति आपका पाइन कहाँ पर होता है बताइए? पाइन आपका बिहार में आपका जल संग्रहण की पद्धति को क्या बोलते हैं? पाइन बोलते हैं, पाइन। उसके बाद कुल की बात करते हैं तो कुल आपका हिमाचल प्रदेश में जल संरक्षण की आपका पद्धति है।
खादिन की बात करते हैं तो आपका राजस्थान में जल संरक्षण की पद्धति है। और एरिस, एरिस आपका तमिलनाडु में जल संरक्षण की पद्धति है। ठीक है ना, ये बात एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है। पाइन आपका बिहार में जल संरक्षण की पद्धति है। कुल हिमाचल प्रदेश में जल संरक्षण की पद्धति है। खादिन राजस्थान में जल संरक्षण की पद्धति है। खादिन राजस्थान में जल संरक्षण की पद्धति है। कुल हिमाचल प्रदेश में जल संरक्षण की पद्धति है। और एरिस आपका तमिलनाडु में जल संरक्षण की क्या आपका पद्धति है ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा, 2 3 4 1। ठीक है ना, देखिए 2 3 4 1 ऑप्शन क्या आ जाएगा आपका, ए सही हो जाएगा। जल संग्रहण, जल संग्रहण भारत में बहुत पुरानी संकल्पना है। जल संग्रहण भारत में बहुत पुरानी संकल्पना है। अलग अलग राज्यों में इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। राजस्थान में खादिन के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, बड़े पात्र एवं नाड़ी, है ना, नाड़ी, नाड़ी नहीं होगा। महाराष्ट्र में बंगारम, पात्र एवं नाड़ी। महाराष्ट्र में बंगारम एवं ताल, महाराष्ट्र में बंगारम एवं ताल। मध्य प्रदेश है और उत्तर प्रदेश में आपका बंगिस, बंगिस। और बिहार में आहार तथा पाइन। बिहार में क्या होता है, बिहार में जो जल संरक्षण की पद्धति है आपका आहार या पाइन बोला जाता है। हिमाचल प्रदेश में कुल, और हिमाचल प्रदेश में कुल, और जम्मू के कांदी क्षेत्र में तालाब, तथा तमिलनाडु में एरिस, है ना। तो जम्मू में आपका तालाब बोला जाता है और आपका तमिलनाडु में एरिस। केरल में आपका सुरंगम, सुरंगम। कर्नाटक में कट्टा, कर्नाटक में कट्टा आदि आपका प्राचीन जल संग्रहण तथा जल परिवहन की संरचना आज भी उपयोग होता है। तो ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है ये वाला। ठीक है ना, इसको आपको याद रखना। राजस्थान में खादिन, राजस्थान में खादिन बड़े पात्र एवं नारी, है ना। खादिन बड़े पात्र एवं नारी, ये भी कर सकते हैं आपको। ठीक है ना, ये बात सब सही है। 5 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित कथनों पर क्या करें, विचार करें और कौन सा कथन सही को चुना है। कोयला एवं पेट्रोलियम जैव मात्रा से बनते हैं, जिनमें कार्बन के अतिरिक्त हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एवं सल्फर भी होता है। ये बात क्या आपका सही है। अपर्याप्त वायु में कोयला एवं पेट्रोलियम को जलाने पर कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। अपर्याप्त मात्रा में और अपर्याप्त वायु में कोयला और पेट्रोलियम को जलाने पर क्या बनता है आपका, कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। दोनों कथन क्या आपका सही, एक दो दोनों कथन क्या आपका सही। कोयला एवं पेट्रोलियम जैव मात्रा से बनते हैं, किसे बनते हैं, जैव मात्रा से बनते हैं, जिनमें कार्बन के अतिरिक्त हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एवं सल्फर बनते हैं। जब इन्हें जलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल, नाइट्रोजन और ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड तथा सल्फर के ऑक्साइड बनते हैं। अपर्याप्त वायु, ऑक्सीजन, अपर्याप्त वायु में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड के स्थान पर कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है। कार्बन डाइऑक्साइड के स्थान पर क्या बनती है, कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है। इन उत्पादों में से नाइट्रोजन एवं सल्फर के ऑक्साइड तथा कार्बन मोनोऑक्साइड विषैले गैसें हैं, तथा कार्बन डाइऑक्साइड एक आपका ग्रीन हाउस गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या आपका एक ग्रीन हाउस गैस, कार्बन डाइऑक्साइड क्या आपका एक ग्रीन हाउस गैस। तो क्लास 10th का जो आपका फिजिक्स वाला पोर्शन था ये खत्म हो गया। ठीक है ना, अगला हम लोग क्लास 12th वाला देखेंगे, बायोलॉजी का। ठीक है, तो आज का एपिसोड यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और रिवीजन करते रहिए। और कम से कम एक लाइक जरूर करके जाइएगा। ठीक है ना, लाइक बटन नहीं रुकना चाहिए, एकदम लाइक और सब्सक्राइब नहीं रुकना चाहिए। ठीक है।